पर हमारे परिवार के मुखिया सम्मान्य अतिरिक्त मुख्य अभियंता साहब से प्रार्थना करूंगा, कृपया पधारें और इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन व आशीर्वाद प्रदान करें। सम्मान्य अतिरिक्त मुख्य अभियंता दीक्षित साहब। धन्यवाद तीर्थानी जी। 72वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। सार्वजनिक निर्माण विभाग अजमेर के प्रांगण में पृथ्वीराज चौहान की नगरी के मध्य आज हम इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। ये जितने भी लोग सामने हैं जो आज आए हैं इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है अनेकों तरह से, चाहे कार्यक्रम का आयोजन हो या कार्यक्रम में हिस्सा लेना हो या कार्यक्रम में अपनी अदायगी प्रस्तुत करनी हो, अपने भावों को व्यक्त करना हो, वो सब बधाई के पात्र हैं और वो ही जिंदा हैं। हमने नहीं भूलना चाहिए कि हमारा कोई भाई, कि हमारा कोई बेटा, कि हमारा कोई भतीजा, कोई मेवाड़ का लाल, कोई शेखावाटी के धोरों का लाल आज भी -55 डिग्री सेंटीग्रेड पर सियाचिन में इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए खड़े। ये बात पहुंचे उन तक कि जब भी हम इस तरह के प्रोग्राम आयोजित करें तो ठेठ वहां तक ये पूरा प्रांगण भर जाना चाहिए। जब वो -55 डिग्री सेंटीग्रेड पर खड़ा रह सकता है तो हम क्यों नहीं आ सकते? ये सवाल हमको खुद से करना है। तो मैं आपको वास्तव में बहुत बहुत बधाई देता हूं। वैसे तो कुछ कहने को नहीं है, सब कुछ कहा जा चुका है, सबने अपने भाव व्यक्त कर दिए। हमारे एससी साहब ने गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है उसको एकदम कानूनी तरीके से आपके समक्ष रख दिया। विज्ञान के विद्यार्थी हैं, इंजीनियर हैं, सफल इंजीनियर हैं, उस तरह से उन्होंने आपके सामने रखा। हमारे भाई मुकेश जी ने अपने दिलों के भावों को रख दिया। आप देखिए, 2 बच्चियां आई हुई हैं, एक का नाम वैष्णवी है, दूसरा कौन है? किंजल। अब क्यों आई है कि हर क्यों का कोई जवाब नहीं होता, हमेशा। क्या बात, तो इनसे भी सीखा जा सकता है। तो हर क्यों का कोई जवाब नहीं होता और हर फूल लाजवाब नहीं होता। तो आपकी देखिए, ये तो प्रारंभिक भूमिका थी। गणतंत्र की जो परिकल्पना है वो हिंदुस्तान में नई नहीं है। जब हमने प्राचीन इतिहास पढ़ा तो हमने पढ़े थे, मगध को पढ़ा, हमने वैशाली को पढ़ा और अनेकों ऐसे गणतंत्र थे। वो उस वक्त के गणतंत्र थे। हमने इतिहास में गणतंत्र पढ़ा, यानी कि हिंदुस्तान की खून में गणतंत्र है। ये हिंदुस्तान अजब मिट्टी है, मोहब्बत की मिट्टी है। इसमें नफरत की कितनी भी चरस बो दो, मोहब्बत करने वाले उसको मिटा देंगे। तब की परिकल्पना है। ये नहीं है कि आज अमेरिका में गणतंत्र स्थापित कर दिया। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे पुराना लोकतंत्र है। सबसे बड़ा तो है ही, सबसे पुराना लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब यही था। हमारे यहां राजा होता, ऐसा नहीं राजा नहीं था, राजा था, लेकिन राजा राज करने के लिए नहीं था, राजा सेवा के लिए था। भगवान राम ने एक धोबी की भी सुनी थी। यह था गणतंत्र हमारा। अब गलत हुआ सही हुआ ये करते रहेंगे, परिकल्पना इसकी एनालिसिस होती रहेगी। और जहांगीर के भी समय में जब घंटी बजाई जाती थी ना, तो निकल के बाहर आता था वो सुनने के लिए। यह है गणतंत्र की परिकल्पना। और आज भी हम एमएलए को कही देते हैं। जब जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री बने तो कुछ समय पश्चात वो किसी रैली में गए और उस समय इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी, तो किसी व्यक्ति ने ऐसी पहुंच बना ली कि उनके एकदम नजदीक पहुंच गया और जाके उनकी गुरबान पकड़ ली और बोले, हमें क्या मिला आजादी से, इस गणतंत्र से? तो नेहरू जी का यह बयान था कि तुम्हें यह मिला कि तुम एक प्रधानमंत्री की गुरबान पकड़ सकते हो। यह गणतंत्र की ताकत है। और ओवर अ पीरियड
हमें मैच्योरिटी आई है, हम डेवलप हुए हैं। क्या हुआ जो अब अमेरिका और यूरोप नहीं बन पाए? अमेरिका 450 साल से भी पुराना गणतंत्र है, हमारा 72वां गणतंत्र है। यदि उस हिसाब से देखें तो हमने बहुत प्रगति की है, हमने बड़ा विकास किया है। ये जो सदी चल रही है, जो भी मिलेनियम है हमारा, एक 2000 से जब शुरू हुआ है तब से ही समय ने करवट ली है। और अभी हम देख रहे हैं जिस तरह से जो विपदा आई हमारे पास, उस जिस तरह से हमने उसे लड़ा, और जिस तरह से हम तमाम देशों को छोड़कर हमारे देश ने इसकी 2-2 वैक्सीन तैयार करी कोरोना की, इस समय का परिचायक है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये हमारी ताकत है, हमारे वैज्ञानिकों की ताकत है। और एक मुल्क तो हमारे पास है ही, और एक ऐसा ही मुल्क हम पूरे दुनिया में फैला चुके हैं कि हिंदुस्तानी हर जगह है। और यदि उस पूरे हिंदुस्तानी की गणना की जाए तो अपने आप में एक मुल्क बनता है। तो हमारा नुमाइंदा हर जगह है, जो हमारी नुमाइंदगी कर रहा है और जो अपने व्यवहार से परिलक्षित करता है कि भारत क्या है और भारतीयता क्या है, इस बात को परिलक्षित करता है। और वो चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, कितनी बड़ी कंपनी में कर ले, सीईओ बन जाए, करोड़ों रुपए का पैकेज हासिल ना कर ले, वो अपना देसीपन नहीं छोड़ता है, वो अपनी जमीन नहीं छोड़ता है। इसलिए वो क्या कहलाता है? देसी। देसी में एक खासियत होती है साहब, कि देसी यदि च्युइंगम खा ले ना, चबा ले, तो थूकता नहीं है, देखता घर में कौन सी चीज टूटी पड़ी है। इतना उपयोग करना जानता है वो, इतना उपयोग कर रहा है। मैं उस देसी के लिए कुछ लाइनें बोल रहा हूं। देखिए, 19वीं सदी इंग्लैंड की थी, 20वीं सदी अमेरिका की थी, 21वीं सदी हमारी है। हम होंगे कि हमें अपने बच्चों को यह बताना, बेटा तुम्हारा समय आ गया है, कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आ चुका है। ये हमें बच्चों में ये विश्वास पैदा करना है कि बच्चों ये तुम्हारा समय है। अब तक आपने संघर्ष किया कि वो एक लाल गढ़ती है तो एक लाल पड़ती है। अब तक हमारे लोग गढ़े, स्वतंत्रता के लिए गढ़े, स्वतंत्रता को पाने के लिए गढ़े, उसको बचाने के लिए गढ़े। अब लाल वो है जो पड़ेगी, ये इन बच्चों का समय वो आ गया है। तो उनको बच्चों को ये मत को, अरे यार नौकरी नहीं मिलेगी या ये समस्या आएगी। समस्या नहीं, समस्या तो हमेशा है, और जहां समस्या है वहीं अवसर है। तो हमारी आंख समस्या पे नहीं, अवसर पे होनी चाहिए। यहां ट्रांसफर कर दिया, अरे टेंशन हो गई, उधर लगा दिया। अरे जहां टेंशन है, जहां समस्या है, वहीं अवसर है। आप वहीं अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। असली गणतंत्र का मतलब यही है। तो ये जो देसी होता है, ये जो देसी ताकत है, इसके लिए मैं बता रहा था कि ये एशिया की सदी है, और एशिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र इंडिया ही है। दूसरे की तो हालत पता ही है तुमको, कहानी पता ही है। सारी दुनिया को बीमारी के जाल में डाल दिया उसने। तो ताकत हम ही है। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम कौन है। जिस दिन हमें ये पता चल जाएगा हम कौन है, हम सारी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे एकदम से उगाड़ के, एकदम लाइटनिंग होती है। तो तब है डॉक्टर कुमार विश्वास की एक कविता है, छोटी सी सुना रहा हूं। इस एशिया की ताकत, और एशिया में भी साउथ एशिया, और साउथ एशिया में भी हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान का जो नक्शा आज हमारे पास भौगोलिक परिस्थिति, हिंदुस्तानियत उससे बड़ी है। वो हिंदुस्तानियत है जो हिंदुस्तान, जो आज हमारा नक्शा है, भौगोलिक नक्शा, उससे बाहर तक है। वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और आपके इंडोनेशिया और सब तक है। इंडोनेशिया में आज भी रामलीला मनाई जाती है। आप वहां जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आप इस्लाम को धारण करते हैं, लेकिन आप ये रामलीला क्यों मनाते हैं? तो वो ये कहते हैं कि हमने अपना मजहब जरूर बदला है, लेकिन हमारी संस्कृति नहीं बदली है। यही संस्कृति की ताकत है। तो तब मैं कहता हूं डॉक्टर कुमार विश्वास की